गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 10th ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक और आपका चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इसी चैप्टर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको 2 पार्ट में कुछ टॉपिक्स को पढ़ाया है। थर्ड पार्ट में बच्चों मैं आज डिस्कस करूंगा कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, और इसके मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। कमर्शियल फार्मिंग, द मेन characteristics of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs. Example, high yielding variety HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. बच्चों, कमर्शियल फार्मिंग की जो मुख्य पहचान होती है वो ये होती है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में आधुनिक चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बीज, ऐसे बीज जो बहुत ज़्यादा उत्पादन देते हैं, प्रोडक्शन देते हैं, जिनको हम लोग HYV सीड्स बोलते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक खादों का प्रयोग, और कीटाणुनाशक, है ना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ठीक है, कीट पतंगों को मारने के लिए दवाइयों का, जो अच्छी अच्छी दवाइयाँ होती हैं उनका प्रयोग करना, और भी मतलब जितने आधुनिक साधन होते हैं उनका प्रयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना इसका उद्देश्य होता है बच्चों, ठीक है। The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. बच्चों, ये बहुत important line है, इसको ध्यान से समझना। जो कोई कृषि या खेती, जो एग्रीकल्चर है, वो कमर्शियल है कि सब्सिस्टेंस है, यानी व्यापार के लिए की गई है या अपने पेट भरने के लिए की गई है, ये एक जगह से दूसरे जगह पर ये परिवर्तित होता है, बदलता है। अब मैं तुम लोगों को एक ये एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है इसी से समझाता हूँ। कहने का मतलब कि कोई एक फसल या कोई एक अनाज कह लो, या क्रॉप जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, कोई एक क्रॉप ले लो, जैसे राइस, चावल। राइस की खेती करना हरियाणा और पंजाब में कमर्शियल कहलाएगा, लेकिन उसी राइस की खेती अगर हम कहें कि उड़ीसा के किसान कर रहे हैं तो फिर वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाएगी। अब आप कहेंगे कैसे? देखो, जो हरियाणा और पंजाब के लोगों की स्टेपल डाइट होती है, स्टेपल डाइट यानी जो उनका मुख्य भोजन होता है, मुख्य आहार, वो होता है वीट यानी गेहूं। वो लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल का प्रयोग वो न के बराबर करते हैं, बहुत कम। जैसे अगर कुछ खीर वगैरह बनानी हुई, ठीक है, या कोई मीठे चावल वगैरह बनाने हुए, तो अकेजनली वो लोग चावल का प्रयोग करते हैं, नहीं तो चावल वो लोग अपने घर में बनाते ही नहीं है। उनके घर में बाजरे की रोटी बन जाएगी, मक्के की रोटी बन जाएगी, गेहूं के आटे की रोटी बनती है, लेकिन चावल नहीं बनता। लेकिन उस सब के बाद भी हरियाणा और पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर धान की खेती यानी चावल की खेती की जाती है। तो जब वो लोग खाते ही नहीं है तो वो खेती क्यों करते हैं? सिंपल सा आंसर है, फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए। तो यानी चावल
कि खेती अगर हरियाणा और पंजाब में हो रही है तो दैट इज़ कमर्शियल फार्मिंग। लेकिन उड़ीसा, अब एक केस देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का जो स्टेपल डाइट है, उड़ीसा के लोगों का जो स्टेपल डाइट है, यानी मुख्य जो भोजन है, मुख्य आहार है, वो है राइस, चावल। वो लोग चावल खाते हैं, वो लोग रोटी खाते ही नहीं, गेहूं की रोटी वो न के बराबर खाते हैं, चावल का प्रयोग करते हैं वो लोग, दोनों टाइम तीनों टाइम वो चावल ही खाते हैं। तो इसलिए अगर वो वहाँ पर चावल की खेती कर रहे हैं तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगी, मतलब अपनी आजीविका चलाने के लिए वो जो है खेती कर रहे हैं चावल की, तो वहाँ पर वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब ये कि कोई भी क्रॉप कमर्शियल है कि सब्सिस्टेंस, ये रीजन टू रीजन फ़र्क पड़ता है, एक एरिया से दूसरे एरिया में उसकी डिग्री जो है कि वो कमर्शियल है कि वो सब्सिस्टेंस है, वो चेंज होगी। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बागाती कृषि, बागाती, बागान, बगीचे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक फसल, कोई एक फसल बहुत बड़े इलाके में, बहुत बड़े इलाके में बोई जाती है। ठीक है, द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है बच्चों, ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को एक साथ प्रदर्शित करती है। एग्रीकल्चर यानी कृषि, इंडस्ट्री यानी उद्योग। अब छोटी सी लाइन है, इसका मतलब हो सकता है तुम लोग अभी ना समझे हो, देखो समझाता हूँ। प्लांटेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल से समझो, जैसे चाय, टी प्लांटेशन। अगर तुम लोगों को कभी मौका मिला होगा तो तुम लोग इधर असम के दार्जिलिंग वगैरह इलाके में, इधर वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वगैरह इलाका है, या असम का जो अपर असम एरिया है, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर आप जाएंगे, आप देखेंगे पूरा आपको दूर दूर तक टी प्लांटेशन दिखाई देगा, चाय के बागान। या फिर अगर आप तमिलनाडु के जो नीलगिरी इलाके में जो ऊटी वगैरह है, ऊटी, कोयम्बटूर, कोडाईकनाल जो हिल स्टेशन है, वहाँ जाइए, आपको वहाँ पर पूरे चाय के बागान मिलेंगे। ठीक है, टी प्लांटेशन मिलेगा। तो चाय के बागान पूरे दूर दूर तक, हजारों हेक्टेयर ज़मीन पे चाय के पौधे लगे हुए हैं। एक बार आपने चाय का पौधा लगा दिया तो वो कई सालों तक वो पौधा रहेगा। ये नहीं है कि गेहूं की तरह कि 3 महीने में फिर वो सूख जाएगा, कट जाएगा, खेत खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चाय के बागान है तो बागान है, कई सालों से है। ठीक है, अब इसमें जो लाइन कही गई है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री यानी कृषि और उद्योग, ये प्लांटेशन कृषि भी है और उद्योग भी है। ये कैसे बच्चों? प्लांटेशन में सबसे पहले तो हमने कृषि को तो समझ लिया, खेती को तो समझ लिया। अभी खेती होती है, उसमें हम लोग पौधा लगाते हैं, कोई क्रॉप लगाते हैं, कुछ इनपुट्स देते हैं यानी फर्टिलाइज़र देते हैं, और केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लॉइंग वगैरह करते हैं, और जो भी है ह्यूमन लेबर वगैरह जो भी है, ये सब होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, कुछ प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट होता है, बाकायदा मैनेजर होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर होते हैं, मतलब कम पढ़े लिखे मजदूर टाइप के भी लोग होते हैं, पढ़े लिखे समझदार मैनेजर, प्रबंधक वगैरह भी होते हैं, है ना। यही इंडस्ट्री, जब जैसे ही इंडस्ट्री का नाम हमारे सामने आता है तो यही सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। बाकायदा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी होती है, बैंकिंग और फाइनेंस की पूरी व्यवस्था होती है, मार्केट तक माल को पहुंचाने की पूरी व्यवस्था होती है। यही सब इंडस्ट्री वर्ड आते ही हम लोग हमारे सामने यही सारी चीज़ें घूमने लगती हैं।
तो बच्चों इस प्लांटेशन में ये सारी चीजें भी आती हैं, यानी ये प्लांटेशन नाम का तो एग्रीकल्चर है लेकिन इसमें सारे इंडस्ट्रियल इनपुट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ इसमें पूरा इसका जो इसका पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, यूज़ ऑफ हाई कैपिटल, बहुत पैसा लगाया जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें बाकायदा मशीनें यानी प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बाकायदा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की व्यवस्था होती है, पैकेजिंग, पूरा इसकी पैकेजिंग की जाती है प्रोसेसिंग के बाद। इसमें जो ह्यूमन लेबर है वो स्किल और अनस्किल्ड दोनों ही होता है यूज़, है ना। लेबर जो मजदूर टाइप के जो कर्मचारी होते हैं वो भी होते हैं, हाईली स्किल्ड जो स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ और मैनेजर वाला जो स्टाफ होता है वो लोग भी होते हैं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की प्रक्रिया होती है। तो प्लांटेशन में जैसे चाय पत्ती है, चाय पत्ती बागानों में जो मजदूर लोग होते हैं वो पत्तियां उसकी तोड़ते हैं, फिर उन पत्तियों को वहीं बागान में ही जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है, वहाँ पे मशीनों के द्वारा उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। सुखाने के बाद उसमें मशीनें होती हैं, उसकी कटिंग होती है, चाय की पत्ती की जो होती है उसकी कटिंग होती है, तरह तरह की कटिंग्स उसकी कटिंग होती है। कटिंग करने के बाद फिर उसकी पैकेजिंग होती है, उसको पैक किया जाता है बाकायदा, फिर ट्रांसपोर्ट की पूरी फैसिलिटी होती है बाकायदा, वहाँ से फिर उसको ट्रांसपोर्ट मार्केट में ले जाया जाता है, उसकी मार्केटिंग होती है ना। इसमें काफ़ी पैसा लगता है और काफ़ी जो है मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज इंटरफेस ऑफ जो लिखा हुआ है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, बहुत बड़ी ज़मीन में, बहुत बड़े हजारों हेक्टेयर में प्लांटेशन होता है। बहुत सारा पैसा, कैपिटल का मतलब पूंजी, धन, पैसा का यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, और बहुत से बाहर से जो मजदूर आते हैं काम करने के लिए। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव, और इसमें जो उत्पादन होता है वो विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के तौर पे प्रयोग होता है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एटसेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। भारत में जो मुख्य प्लांटेशन फसलें हैं, बागाती फसलें हैं, उनमें है ना टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है। ठीक है, टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, ठीक है, असम और नॉर्थ बंगाल। कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट। इसमें कोई समझाने जैसी चीज़ नहीं है। चाय जो है वो असम और नॉर्थ बंगाल में, उत्तरी बंगाल में प्लांटेशन क्रॉप है। कॉफ़ी जो है आपको कर्नाटका में बहुत मिलेगी। ठीक है, सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantation। बताया मैंने पहले ही बताया कि ये जो मुख्य रूप से जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केट के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है, बाजार के लिए होता है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। ठीक है, जो कि प्लांटेशन एरिया से वेल कनेक्टेड होता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, उसको प्रोसेस करने की इंडस्ट्रीज होती है बाकायदा, मार्केट्स होते हैं। ठीक है, और इस तरह से प्लांटेशंस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। देखो ये इसका फिगर दिया हुआ है, ये बनाना प्लांटेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो गया आपका। ठीक है, बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, अब आते हैं बच्चों क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है इसका थोड़ा सा बता दूं। देखो बच्चों, ये सिर्फ भारत की बात की गई है, इसमें इंडिया के बारे में कि इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, यानी फसल चक्र। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं फसल चक्र। देखो एक साल में, तुम लोग जानते हो कि एक साल में जो है 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक कृषि वर्ष में यानी एक एग्रीकल्चर ईयर में हमारे देश में बच्चों 3 सीजन होते हैं, 3 क्रॉपिंग सीजन।
है ना। मतलब एक साल में हमारे यहाँ किसान अधिक से अधिक 3 फसलें उगा सकता है या उगाता है। थ्री क्रॉपिंग सीजन। तो इन्हीं क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में आपको इस हेडिंग में समझाया गया, ठीक है। अब इसको मैं अगर सिंपल तरीके से बताऊं, आपको बता देता हूं, फिर लाइन बाय लाइन हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। बच्चों क्या होता है कि हमारे यहाँ जो कृषि कार्य है, खेती का जो काम है, वो शुरुआत होता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी जो मॉनसून का मौसम है, बारिश का मौसम जब आरंभ होता है तो हमारे देश में किसान जो है हल और बैल लेकर निकल जाता है, ट्रैक्टर लेके निकल जाता है खेतों में हल चलाने के लिए कि भैया बारिश होनी शुरू हो गई, अब हम खेती की शुरुआत करेंगे। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। यानी जून जुलाई या जुलाई अगस्त भी कह लो, जून जुलाई में हम लोग खेती की शुरुआत कर देते हैं। और मुख्य रूप से जुलाई में जो है धान, पैडी जिसको बोलते हैं, जिससे कि चावल निकलता है, तो चावल, राइस, इसकी खेती की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर या नवंबर मान के चल लो, नवंबर में हम इस फसल को काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। जो हमने जुलाई में फसल बोई खेतों में, उसको हम नवंबर में काट लेते हैं। खेत खाली हो गया, एक सीजन समाप्त हो गया, ठीक है। अब दूसरा सीजन हमारा स्टार्ट होता है नवंबर दिसंबर में, यानी खेत खाली हो गया, खेत में फिर से हल चलाते हैं और नवंबर दिसंबर में हम फिर फसल बोते हैं उस खेत में। तो मुख्य रूप से हम गेहूं बोते हैं, वीट, है ना, वीट की खेती करते हैं नवंबर दिसंबर में, ठीक। उसके बाद नवंबर दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल में जाकर हम उस फसल को काट लेते हैं। गेहूं को काट लिया हमने, तो ये दूसरा सीजन हो गया, ठीक है। एक था राइस वाला सीजन, दूसरा हो गया वीट वाला सीजन, अप्रैल आ गया हमारा। अब क्या होता है बच्चों, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, यानी अप्रैल से जुलाई यानी फर्स्ट सीजन तक की शुरुआत तक गर्मी का मौसम रहता है, बहुत गर्मी रहती है, खेत खाली रहते हैं, गेहूं की फसल काट ली गई है। लेकिन कुछ ऐसे किसान जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी सिंचाई की व्यवस्था उनके पास अच्छी होती है, नहर वगैरह में पानी होता है, या उनके अपने पंपिंग सेट, ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, तो ऐसे किसान क्या करते हैं, अप्रैल से जुलाई के बीच में कुछ सब्जी वगैरह की खेती करते हैं और कुछ पल्सेस यानी कुछ तरह की जो दालें होती हैं उनकी, जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, ठीक है, इनकी खेती करते हैं। तो वो एक तीसरा सीजन हो गया, यानी 3 सीजन हुआ। एक तो जुलाई अगस्त से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक, उसके बाद नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक 2 सीजन, और फिर अप्रैल से लेकर जुलाई तक 3 सीजन, 3 जो क्रॉपिंग सीजन है, यानी ये हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, हमारे इंडिया का मेनली यही क्रॉपिंग पैटर्न। अब उसको नाम दिया गया है खरीफ, रबी और जायद। अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हमको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। You have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. तुम बहुत अच्छे तरह से पढ़ चुके हो, क्लास 9th में, 8th में, 7th में पढ़ चुके हो कि भारत एक फिजिकल डाइवर्सिटी वाला देश है, भौतिक रूप से विभिन्नता है। कहने का मतलब भारत में पहाड़ भी है, पठार भी है, मैदान भी है, दलदली ज़मीन भी है, रेगिस्तान मरुस्थल भी है ना, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, डेजर्ट, मार्शी लैंड, सब है। एंड प्लूरैलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया, और बहुत सारी संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे कल्चर और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, बहुत तरह की भाषा बोलने वाले संस्कृतियों परंपराओं के लोग हैं, ठीक है। These are also reflected in agricultural practices and cropping pattern in the country. और ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विभिन्नता है, ये हमारे कृषि कार्यों में भी साफ साफ झलकती है।
यानी भारत में जो कृषि कार्य होता है, खेती का जो काम होता है, वो सीधे सीधे फिजिकल फीचर और कल्चरल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc., constitute some of the important crops grown in the country. बहुत तरह के, चाहे वो खाद्यान्न हो यानी भोजन वाली जो फसलें हैं, रेशे वाली फसलें जो हमें रेशे फाइबर देती हैं, जैसे कि तुम्हारा कॉटन हो गया, जूट हो गया, वगैरह वगैरह, सब्जियां हो गई, फल हो गए, मसाले वगैरह हो गए, जो भी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये हमारे देश में बोई जाती हैं। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स, बताया मैंने, भारत में मुख्य रूप से 3 सीज़न होते हैं, 3 मौसम होते हैं फसलों के, रबी, खरीफ एंड जायद। अब आते हैं हम लोग कि ये रबी सीज़न किस सीज़न को बोलते हैं, खरीफ किसको बोलते हैं और जायद किसको बोलते हैं। बच्चों देखते हैं। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। रबी की जो फसलें होती हैं बच्चों, वो सर्दियों के मौसम में, जाड़े के मौसम में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बोई जाती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक उसका सोइंग टाइम होता है, बोने का समय होता है, एंड हार्वेस्टेड यानी काटने का समय होता है गर्मियों में, अप्रैल टू जून, अप्रैल से लेकर जून के बीच में हम उस फसल को काट लेते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर, इनमें कुछ मुख्य जो रबी फसलें हैं वो हैं, देखो, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों वगैरह। Though these crops are grown in large parts of India, states from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crop. हालांकि भारत के बहुत बड़े भाग पर ये रबी की फसलें बोई जाती हैं, लेकिन ख़ास तौर से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर गेहूं और रबी की फसलें ज़्यादा बोई जाती हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश, रेनफॉल। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप। और सर्दियों के मौसम में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के वजह से, यानी क्लास 9th में तुम लोगों ने क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ा होगा बच्चों, क्लास 9th में क्लाइमेट चैप्टर में आपको आपके टीचर ने पढ़ाया होगा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, है ना। उसकी वजह से नवंबर, दिसंबर वगैरह में, दिसंबर या जनवरी में, है ना, ठंडी हवाएं आती हैं और बारिश भी होती है। भारत के खास तौर से उत्तर पश्चिमी इलाकों में, नॉर्थ वेस्टर्न इलाका जो है हमारा, जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली के आसपास का इलाका, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, राजस्थान का कुछ इलाका है, इधर बारिश होती है सर्दियों में हल्की फुल्की, ठीक है। तो इस बारिश की सहायता से, ठीक है, ये जो रबी की फसलें हैं ये काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned Rabi. इसके अलावा जो हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था 1960s और 70s में, जिसमें कि सिंचाई के साधन, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की गई थी, और केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह सरकार ने किसानों को या तो मुफ्त में दिया था या सब्सिडाइज रेट पे दिया था, बहुत कम रेट पे दिया था, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ किया गया था, ठीक है। इस सब का खूब बहुत सारा इम्प्लीमेंट किया गया था और गवर्नमेंट ने बहुत सहायता की थी किसानों की। तो उस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के कुछ हिस्सों में, ईस्टर्न राजस्थान खास तौर से, पूर्वी राजस्थान में, ये जो रबी की फसलें हैं ये काफ़ी सफल हुई थी और इसका एक सफल प्रयोग हुआ था, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था। तो इसकी वजह से आज की डेट में भी इन इलाकों में रबी की फसलें बहुत अच्छी होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सीजन, खरीफ।
खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन, अब देखो ये खरीफ का टाइम है, अभी जो हम लोग आज ये जुलाई चल रहा है ना, ये खरीफ क्रॉप का टाइम है, ठीक है, ऑनसेट ऑफ मानसून। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। खरीफ की फसलें जो हैं मानसून की शुरुआत के मौसम में बोई जाती हैं और इसको हम लोग सितंबर, तुम्हारे बुक में तो सितंबर अक्टूबर दिया हुआ है बच्चों, लेकिन ये नवंबर तक कटती है। अगर प्रैक्टिकली तुम देखो तो नवंबर लास्ट तक ये फसल जो है तैयार हो जाती है और काटी जाती है किसानों के द्वारा, ठीक है। इसमें जो मुख्य फसलें होती हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स क्या होती हैं ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन, पैडी हो गया, पैडी धान, मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर जो अरहर की दाल होती है, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ठीक है, ग्राउंड नट, मूंगफली वगैरह, सोयाबीन, ये फसलें होती हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग सीजन आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, particularly the Konkan coast along with उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जो कुछ मुख्य रूप से जो चावल वाले इलाके हैं भारत में, उनके नाम ये दिए गए हैं बच्चों, इनको आप पढ़ लेना। रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और हाल के वर्षों में पंजाब और हरियाणा में भी धान की खेती बहुत पैमाने पर की जाने लगी है। मैंने बताया था कमर्शियल क्रॉप के तौर पे। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर। मत देखो, अब देख लो। और भारत के कुछ इलाकों में जैसे असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, वहाँ एक साल में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं, यानी तीनों सीजन में धान बोया जाता है। और उसका नाम भी दिया हुआ है, देखो, अस, अमन और बोरो। याद कर लो बच्चों, ये आपका 1 नंबर में मल्टीपल चॉइस वगैरह में, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। एक साल में 3 धान की फसलें, अस, अमन और बोरो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो सीजन है उस पे, यानी जायद सीजन। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द जायद सीजन। यानी रबी और खरीफ के बीच में एक छोटा सा सीजन होता है गर्मियों के मौसम में, जिसे हम लोग जायद सीजन बोलते हैं। सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर, कौन सी फसलें होती हैं भैया जायद में? वाटरमेलन, मस्क मेलन, किकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स, मतलब ये तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह सब्जियां हो गई। फॉडर क्रॉप्स यानी चारा, जो हरा चारा पशुओं को खिलाने के लिए बोया जाता है खेतों में, है ना। ये आपका ये जायद सीजन में होता है। और इसी जायद सीजन के ही समय गन्ने की भी खेती की जाती है, गन्ना बोया जाता है, शुगर केन बोया जाता है। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, और शुगर केन को लगभग 1 साल हो जाता है। शुगर केन यही गर्मी में बोया जाता है और आपको फरवरी वगैरह तक में ये मतलब प्रोडक्शन देने के लायक होता है, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से तुम लोगों ने कमर्शियल क्रॉप को पढ़ा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर को पढ़ा, क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ा, डिफरेंट सीजन्स पढ़े आपने, क्रॉपिंग सीजन्स पढ़े। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेजर क्रॉप्स को फॉलो करेंगे। बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपने कमेंट्स आप बताइए, ठीक है। और वीडियोस को देखिए, कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करके बताइए कि क्या कमी रह गई है, किस तरह से मैं आपको बताऊं, ठीक है। और इसके बाद मैं जब इस चैप्टर को मैं पूरा पढ़ा लूँगा, उसके बाद मैं इसके नोट्स आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगा और वो नोट्स आपके लिए बहुत काम के होंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।